नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र को इंडिया गठबंधन बचाएगा, इनको संविधान नहीं बदलने देंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव? कहा जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता अखिलेश यादव की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। क्यों दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 10 सालों से जनता को गोबर को हलवा बताकर खिला रही है। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दोस्तों दिल्ली में जमा दिया जोरदार रंग। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निकाल दी भड़ास। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, सिर्फ लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़ास निकाली राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का साफ कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। आपको बताते चले, राहुल यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। बीजेपी को पता चल गया है कि वो ये चुनाव हार रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब तक 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और दोनों चरण के चुनाव में दोस्तों सबसे कम वोटिंग हुई है। सीधा सा मतलब है दोस्तों कम चुनाव यानी कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। उधर दूसरी तरफ वैसे भी इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हो रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। मोदी सरकार जिसको ईवीएम का सहारा था, हालांकि वो सहारा उसके पास अभी भी है, क्योंकि ईवीएम वाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे कई लोग निराश हैं। कुछ लोग जो हैं उस फैसले को लेकर खुश नहीं है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर अच्छी की गई है कि अगर आपको किसी भी ईवीएम पर शक है तो आप उस प्रोग्राम को चेक करा सकते हो, और अगर मिस्टेक निकली तो वहाँ के फैसले को दोबारा होगा। लेकिन एक बात सीधी सी दोस्तों, अगर किसी चीज़ में कोई मिस्टेक निकली तो दोबारा चुनाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को जीता हुआ घोषित करना चाहिए जो फैसला आया था। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इन भाजपाइयों की विदाई तय है, ढोल नगाड़े भी तैयार। अखिलेश ने कहा पहले चरण में ही बीजेपी की फिल्म फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने नहीं आया। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा सबसे कम मतदान इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब बीजेपी से उकसा चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि फ़िलहाल बीजेपी ने 10 साल तक सिर्फ धर्म के मुद्दे की बात की, न रोज़गार, न महंगाई, न गरीबी। इन मुद्दों को बीजेपी ने ताक पर रखा था। सीधी सी बात दोस्तों, देश के सबसे बड़े मुद्दे जो थे उन पर चुनाव होना था, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की नीतियाँ आपके और हमारे दिमाग से बहुत ऊपर निकल जाती हैं। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर विपक्ष के नेता। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आज दोस्तों हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसको धीरे धीरे कर मिटाया जा रहा है। और क्या दोस्तों ये सरकार की नाकामी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के तमाम नेताओं पर सबकी नज़र है। आपको पता होगा कि बीजेपी ने इससे पहले भी कई बड़े बड़े जुमले देश को दिए हैं। यही कारण है जो अखिलेश ने कल पूरा रंग जमा दिया। अखिलेश की यात्रा में जन सैलाब दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम लोगों ने मिलकर भाजपा को घेर लिया बिहार, उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है जो बीजेपी की टेंशन अब बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल स्मृति ईरानी राहुल गांधी को क्यों करती हैं बार बार टारगेट, जनता ने दिला दिया नानी याद। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी हमेशा राहुल गांधी को चढ़ाती हैं या फिर उनको अलग अलग नाम से पुकारती रहती हैं। कभी वो कहती हैं कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भगा दिया हराकर, और मैंने उन्हें चुनाव हरा दिया, मैं जीत गई। लेकिन दोस्तों शायद स्मृति ईरानी अपना रिकॉर्ड भूल गई हैं। वो एक बार जीत का बार बार ढोल पीटती हैं और इसी बहाने गोदी मीडिया को बहाना मिल जाता है राहुल गांधी को कमज़ोर बताने का। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि राहुल गांधी इस देश के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को भी पछाड़ने की इस पर आ गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ी है इन दिनों में। आपको बताते चले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी
और ज़्यादा मजबूत हुए। अब स्मृति ईरानी दोस्तों कहती हैं कि मैंने अमेठी से चुनाव जीता था और राहुल गांधी हार गए। अब वायनाड को ही उनको अपना परिवार बना लेना चाहिए और इधर मुड़ के नहीं देखना चाहिए। दरअसल स्मृति ईरानी चाहती हैं दोस्तों किसी भी तरीके से राहुल गांधी अब दोबारा अमेठी ना आए। उन्हें डर लगता है कि अगर अब मैं चुनाव हार गई तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी जो अपनी जीत का ढोल पीटती हैं, जो वो 2019 में चुनाव जीती थी, वो शायद भूल गई हैं दोस्तों कि अमेठी में पहले हम बात करते हैं चांदनी चौक की। दोस्तों चांदनी चौक में 2004 में कपिल सिब्बल से स्मृति ईरानी हार गई थी। तो क्या दोस्तों स्मृति ईरानी बताएं कि उसके बाद हार के बाद वो कितनी बार चांदनी चौक गई? एक भी बार नहीं गई। उनमें हिम्मत नहीं थी डबल चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, लेकिन वो नहीं पहुंची चांदनी चौक। और उसके बाद दोस्तों 2014 में भाजपा ने जो यहाँ पर स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़ने को उतारा, लेकिन 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को हरा दिया। और उसके बाद फिर 5 साल बाद, क्योंकि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी दोस्तों अमेठी जाती रही थी, तो वहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं 2019 में 5 साल बाद अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया और स्मृति को जिता दिया। तो दोस्तों शायद जो अब बार बार जीत का ढिंडोरा पीटती है स्मृति ईरानी, वो भूल गई हैं कि वो चांदनी चौक से चुनाव हारने के बाद एक भी बार चांदनी चौक नहीं गई। क्या उन्हें चांदनी चौक की सीट से डर लग रहा था? क्योंकि कपिल सिब्बल ने उन्हें 2004 में हराया था। उसके बाद 2014 में राहुल गांधी से वो हार गई हैं, वो भी भूल गई हैं क्या? तो दोस्तों हार और जीत तो चुनाव का वो है। ममता बनर्जी को ही शुभेंदु अधिकारी से कम वोट मिले थे ऐसा बताया गया था, हालांकि ये आरोप भी लगे थे कि वहाँ पर गड़बड़ी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर निकाली जमकर भड़ास। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का सबसे पहला आरोप कि प्रधानमंत्री मुद्दों पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जैसे ही मुद्दों की बात आती है प्रधानमंत्री को लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हिंदू मुसलमान का पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हो जाता है बीजेपी की तरफ से। आपने अभी हाल ही में देखा कि फर्स्ट चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से दोस्तों प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हुआ कि पहले चरण का चुनाव खराब जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी फिर से वही हेट स्पीच शुरू कर दी, जिसके बल पर उन्हें लगता है कि वो चुनाव जीतते हैं। ऐसा बीजेपी को लगता है कि वो हेट स्पीच के ज़रिए ही चुनाव जीतते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव गलत गया उनको लगा कि अब मुझे हिंदू मुसलमान शुरू कर देना चाहिए, और उन्होंने ये करना शुरू भी किया। लेकिन यहाँ पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 10 साल से जनता को गोबर को हलवा बताकर खिला रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार ने 10 साल तक लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। आपने देखा 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जितने भी झूठे दावे किए थे, महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी बढ़ती चली गई। और ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब अपने ही कामों पर जो है यहाँ पर मुंह मसोड़ कर खड़ी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल की कमान संभाल ली दोस्तों उनकी वाइफ पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। बढ़ गई बीजेपी की टेंशन। दरअसल आपको बताते चले AK जेल में बंद है, लगभग उनको दोस्तों 2 महीने होने वाले जेल में गए हुए। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है नहीं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनका दोस्तों कल दिल्ली में ज़ोरदार तरीके से स्वागत हुआ। कल पहली जनसभा की उन्होंने अपनी पार्टी के लिए। आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए बहुत काम किया है, और इसीलिए अब जनता से वोट मांगने के लिए और जनता से भावुक अपील करने के लिए सुनीता केजरीवाल जनता के सामने आई। उन्होंने लोगों से अपील की कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को लंबे समय से जेल में बंद रखा है, जबकि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है। बीजेपी कह रही है अभी हम सबूत ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबूत क्या 10 साल तक ढूंढेंगे तो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि निष्पक्ष जांच होती है ED और CBI की, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि कैसे निष्पक्ष जांच होती है। जैसे ही बीजेपी में लोग शामिल हो जाते हैं वैसे ही उनके ऊपर ED और CBI के जितने भी केस चल रहे होते हैं वो रफा दफा कर दिए जाते हैं। ED खुद हलफनामे देती है
कि इनके खिलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। अभी हाल ही में अजीत पवार का केस वापस लिया गया है दोस्तों। उनकी पत्नी और उनके नाम पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप था दोस्तों, बैंक का। लेकिन अब आप समझिए, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनको न सिर्फ क्लीन चिट दे दी गई, बल्कि ये कहा गया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मामला नहीं है। भाई, जब मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मामला नहीं था तो अजीत पवार के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात दोस्तों। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी मंच पे खड़े हो के दोस्तों, मैं इतना तो लिख कर कह सकता हूँ कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ, जबकि पूरी दुनिया सच जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का झूठ दोस्तों ऐसा होता है सच से भी खतरनाक, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोलते समय बिल्कुल भी शर्माते नहीं है, बिल्कुल भी घबराते नहीं है। ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई क्या ही कर लेगा। आप समझिए, प्रधानमंत्री ने झूठ उड़ा दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 गाड़ियाँ तो 1 गाड़ियाँ छीन लेंगे, 2 घर हैं तो 1 घर छीन के दूसरे को दे देंगे। आप समझिए, ऐसा बेवकूफ़ी कोई कर सकता है क्या दोस्तों? कोई भी सरकार हो कर सकती है। अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी, खुद ये आज तक ने कन्फर्म किया, जो कि गोदी चैनल है। तो आप समझिए कि मोदी सरकार जानती है कि मनमोहन सिंह साहब ने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं कि वो सारी संपत्तियां मुस्लिमों को दे देंगे छीन कर। ऐसा बयान कभी मनमोहन सिंह साहब ने नहीं दिया दोस्तों। मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए जो किया वो नरेंद्र मोदी दूसरा जन्म ले लेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट होने से बचाया था। उनके कई फैसले ऐसे हैं जो आज भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, वरना नरेंद्र मोदी ने तो कर्जा ले लेके पूरे देश को डुबो दिया है। आने वाले समय में बीजेपी की एक करारी हार होने वाली है, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अपने चुनावी समीकरणों को लेकर बौखलाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, तीसरी बार सत्ता में न आने का गम तो रहेगा नरेंद्र मोदी को, लेकिन जो खुशी जनता को मिलेगी वो खुशी कुछ अलग ही होगी। इनके जुमलेबाजियों से अब कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अब ये सरकार के 2 चरण तो बेकार गए हैं। मैं तो कहता हूँ 5वें चरण तक सरकार की पूरी हवा निकाल दो। इतने कम वोट आने चाहिए इनके, इतने कम वोट कि ये सोचते ही रह जाएं। मैं तो यही अपील करूँगा, जो भी है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे, क्योंकि ये गठबंधन दोस्तों पहली बार बना है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक मौका हमें इंडिया गठबंधन को देना चाहिए दोस्तों। हमें देखना चाहिए कि देश में क्या बड़े बदलाव होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि इस सरकार की नीतियाँ देश विरोधी बन चुकी हैं, और इसीलिए दोस्तों सरकार को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तमाम चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, किसान खुश नहीं, आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। काला धन पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी के झूठे दावे करके नोटबंदी से देश में मंदी आ गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना के फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में लाशों के ढेर लग गए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को आराम से वोट ना दिया जाए, और आप भी समझते हैं कि ये मुद्दे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले एक दिन पछताना पड़ेगा। देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो देश की छवि ख़राब की गई है, उसके लिए एक दिन बीजेपी बहुत पछताएगी। आपको बताते चले दोस्तों, आज देश के में न सिर्फ हमारे देश का विदेशों में नाम खराब हो रहा है, बल्कि लोग, विदेशी अखबार ये कह रहे हैं दोस्तों कि भारत लोकतंत्र से धीरे धीरे कर दूर होता चला जा रहा है। मतलब कि आप समझिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है दोस्तों। भारत के लोकतंत्र की लोग आज भी वो दिया करते हैं मिसालें, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार के आने के बाद ये मिसालें अब ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत का लोकतंत्र को न सिर्फ बीजेपी ने तबाह कर दिया है, बल्कि दोस्तों देश का लोकतंत्र लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये तमाम मीडिया, विदेशी मीडिया तक ने छापा है। आप भी समझ सकते हैं कि देश के कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म के आधार पर फैसले लिए हैं, या सिर्फ ये कह दे कि अपने चुनावी फ़ायदे के लिए फ़ैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कुछ पता नहीं है कि विदेशों में मोदी सरकार की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया, उस पर वॉशिंगटन से लेकर तो तमाम मैगजीनों ने क्या क्या छापा। लोगों ने छापा कि प्रधानमंत्री देश चुनावी फ़ायदे के लिए मुसलमानों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चों वाला बता रहा है। उन्होंने खुलेआम अपने चुनावी प्रचार में हेट स्पीच दी।
और आप समझिए ऐसे ही कई अखबारों ने छापा है, द चाइनीज़ ने, तमाम अखबारों ने मोदी सरकार की आलोचना की है। कहा है कि फ़िलहाल भारत धीरे धीरे कर देश से, लोकतंत्र से हटता चला जा रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, इसकी जगह जगह तारीफ़ होती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। और इसी को लेकर इस सरकार की जो असली दावे हैं वो भी दोस्तों पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फ़िलहाल मुसलमानों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक कम्युनिटी का प्रधानमंत्री है, उनके हिसाब से वो पूरे देश की नहीं है। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घुसपैठिए और मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे वाले बयान पर घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि ये लोग हमसे कहते हैं कि इनकी इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि ये मेजोरिटी में आ जाएंगे एक दिन, जबकि दोस्तों ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब आप अच्छे समझते हैं दोस्तों। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल ये कभी हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन चीज़ है कि मुस्लिम जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के बराबर हो जाए, क्योंकि इस देश में दोस्तों हिंदू भाइयों की संख्या लगभग 60% है, मुस्लिमों की संख्या लगभग 30% है। ऐसे में दोस्तों 10% दूसरे अदर कास्ट के भी लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो चीज़ बीजेपी कह रही है वो कभी हो ही नहीं सकती है, वो नामुमकिन चीज़ है। और जितने साल ले लो, चाहे आप 2080 ले लो, 2090 ले लो, कितने ही साल बाद आप देखोगे मुस्लिमों की संख्या दोस्तों वही रहने वाली है जो आज है। ये कभी उतनी नहीं होगी जितनी हिंदू मेजोरिटी है। जैसे हमारे देश में मेजोरिटी में हिंदू भाई हैं, तो ये चीज़ झूठ फैलाई जाती है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। फिर उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि आपको सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई वो हैं दोस्तों बड़े खुलासे जिस पर बीजेपी घिरती रहती है और ये बीजेपी के ऊपर ये आरोप भी लगते रहते हैं। तो मैंने तो कई बार इस चीज़ को दोस्तों बोला है, आपसे कई बार बताया कि सरकार जो चाहती है, जो बोलती है, उसका कोई मकसद रह नहीं जाता है, क्योंकि सरकार की दोस्तों असली नीति है और सरकार का असली चेहरा जनता के सामने है। मैंने तो पहले भी कहा है और फिर कहूँगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक साबित होते चले जाना, और ये देश का लोकतंत्र दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी के ख़िलाफ़ है। तो आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल देश में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और सरकार क्या कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है दोस्तों वो पूरी दिखाई देती है हमें, और बीजेपी सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी है, ऐसा ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही है वो। लेकिन ठीक है, अगर किसी को कुछ लगता है दोस्तों तो वो करता है, लेकिन मैंने तो पहले भी बोला है और अभी फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि वोट सिर्फ उसे दीजिए जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए सोचता है। और दोस्तों ये नहीं है कि आपके लिए कोई सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर दे और आप उसको वोट दे दो। बीजेपी के तो बड़े बड़े ज्ञान हमेशा से ही चल रहा है। और आप बताइए खुद ही 2014 के बाद से कौन सा ऐसा वादा है जो बीजेपी ने पूरा किया है। बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जो कहते हैं नरेंद्र मोदी कुछ करे या ना करे हम वोट देंगे, लेकिन अब की बार उन अंधभक्तों की भी नहीं चली। जो कम वोटिंग हो रही है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। लोगों ने 10 साल में इतने झूठ झेल लिए कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो घर से निकल कर वोट करे। और ये तो होना ही था। जिस तरीके से सब तमाम तबीयत ख़राब हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो एक असलियत है वो जनता के सामने आ गई है। और ऐसे में दोस्तों अब हम जो यहाँ पर काफ़ी कुछ धमाल करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है कि इस सरकार को अब सत्ता से जनता ही बाहर निकाल सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर ज़ोरदार हमला। प्रियंका गांधी बोली, अंकल जी की कहानी सुनी, अंकल जी वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग सुनाते रहते। दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार के ऊपर हमलावर हो गई हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ पुरानी बातें करते हैं और लोगों को ये बताते हैं हिंदू मुसलमान। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये चीज़ें तो खैर बहुत पहले से लग चुकी हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पर बिलीव करती है, और उसकी राजनीति भी यही है दोस्तों। देखी जाए तो बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो है दोस्तों देश को तोड़ना। वो बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, इंडिया गठबंधन को या भाजपा को।